Hello students, how are you all? I hope you all are doing great. Welcome to your SST class. So in previous class we did our chapter number first जिसमें हमने हिस्ट्री का इंट्रोडक्शन पढ़ा था, right? And I hope कि आपने अच्छे से उस चैप्टर को रिवाइज कर लिया होगा. Now in today's class we are going to deal with our next chapter, which is chapter number 2, and the title of the chapter is From Trade to Territory, the Company Establishes Power. तो आज के हमारे चैप्टर के कौन कौन से लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स होने वाले हैं. सो इन टुडेज क्लास हम यहाँ पे जानने वाले हैं और हम आउटलाइन करेंगे की इवेंट्स विच इज लीडिंग टू ब्रिटिश पावर इन बंगाल. उसके बाद हम एनालाइज करेंगे कि क्या सिग्निफिकेंस है बच्चों बैटल ऑफ प्लासी का एंड बुक्सर का. उसके अलावा हम डिस्क्राइब करने वाले हैं ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद को एंड उसके इम्प्लीकेशंस को. देन हम अंडरस्टैंड करेंगे ड्यूअल सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन को, रिकॉग्नाइज करेंगे रॉबर्ट सिविक रूल को इन द फाउंडेशन ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया. आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू इवैल्यूएट ब्रिटिश रिलेशनशिप विद द मैसूर एंड द मराठास. After that, we are going to identify what are the causes of Marathas' failure, and at last, we are going to trace the evolution of British administrative policies from the Lord Warren Hastings to Lord Dalhousie. So, all these are the topics which we are going to cover today. So, let's start with the chapter. तो सबसे पहले आपको दिया हुआ है इंटरैक्टिव. So, इंटरैक्टिव में आपके पास एक बड़ा सा मैप. आपको क्या करना है? दिस इज अ मैप ऑफ सी रूट. ये सी रूट का मैप है टू इंडिया इन द 18th सेंचुरी. आपको क्या करना है? आइडेंटिफाई करना है नेम ऑफ द सीज फ्रॉम विच जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो ट्रैवल करती थी इंडिया में, राइट? सो बच्चों, अगर हम 18th सेंचुरी की बात करें तो 18th सेंचुरी में वो 5 रूट्स का यूज किया करते थे. तो मैं आपको यहाँ पे हिंट दूंगी, ठीक है? तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इधर की साइड आपका कौन सा सी रूट होता है. यहाँ पे होता है आपका अटलांटिक ओशन, राइट? यहाँ पे क्या है बच्चों? यहाँ पे है आपके पास इंडियन ओशन एंड यहाँ पे है आपके पास अरबिक ओशन. तो आपको क्या करना है? आपको बाकी के जो 2 ओशंस हैं उनको फाइंड आउट करना है और इनको मैप में लोकेट भी करना है. सो दैट इज योर होमवर्क. सो आई हैव ऑलरेडी गिवन यू द हिंट. अब बाकी के पोर्शन को कंप्लीट करेंगे. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर. सो ब्रिटिश पावर इन बंगाल, राइट? तो सबसे पहला टॉपिक है. सो बंगाल वाज रूल्ड बाय नवाब. बंगाल को कौन रूल किया करता था? नवाब रूल किया करते थे, जो कि वर्चुअली इंडिपेंडेंट थे मुगल के, राइट? सिंस 1740 AD जो रूलर थे बंगाल के जिनका नाम था अलीवर्दी खान हैड बीन दी वर्चुअली सेल्फ अपॉइंटेड नवाब. वो कौन थे बच्चों? वर्चुअली उनको अपॉइंट किया गया था एज अ नवाब. द प्रोविंस ऑफ द बंगाल जिसमें इंक्लूडेड है आपके प्रेजेंट डे बिहार, झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, राइट? ये सारे क्या थे? ये सारे ही प्रोविंस हुआ करते थे उस टाइम पे बंगाल के. नाउ द इंग्लिश हैविंग ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड देयर सुप्रीमेसी इन द साउथ. जो इंग्लिश थे, जो ब्रिटिश थे, उन्होंने ऑलरेडी अपनी सुप्रीमेसी को क्या कर दिया था? एस्टैब्लिश कर दिया था साउथ की तरफ. एंड वो अब रेडी थे कि वो कैसे अपने विंग्स को स्प्रेड करे अदर डायरेक्शंस में भी. नाउ बाय द ट्रेशरियस एंड द डिसाइडफुल मीन्स जो ब्रिटिश थे वो क्या करते थे? दे पिटेड वन रूलर अगेंस्ट द अदर. आपस में ही रूलर्स की लड़ाई करवाया करते थे. इन द 18th सेंचुरी जो बंगाल है द रिचेस्ट एंड द मोस्ट फर्टाइल प्रोविंस इन इंडिया, इसको हम किस नाम से जानते थे? द पैराडाइज ऑफ ऑन द अर्थ के नाम से भी हम जाना करते थे. नाउ ये जो प्रोविंस है वो अट्रैक्ट करता था बहुत सारे ट्रेडर्स को फ्रॉम हॉलैंड, फ्रॉम फ्रांस, इंग्लैंड एक्सेट्रा. नाउ जितने भी यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज हुआ करती थी फ्रॉम दीज कंट्रीज, उन्होंने एस्टैब्लिश किया था ट्रेडिंग सेटलमेंट को इन बंगाल विच बिकम अ प्रॉफिटेबल बेस फॉर देयर ट्रेड, जिसकी वजह से उनको ट्रेड और कॉमर्स में काफी ज्यादा प्रॉफिट भी देखने को मिला. The longest and the most prosperous of these European settlement was the British settlement. अगर हम सारे settlement को देखें तो सारे settlement में से British settlement को सबसे ज़्यादा फायदा हुआ है at कोलकाता. और कोलकाता को आज के टाइम पे आप कोलकाता के नाम से भी जानते हैं, राइट? 1717 AD में जो मुगल एम्पायर थे उन्होंने इशू किया फेयरमैन को granting the East India Company the right to carry on duty free trade in Bengal ताकि वो एक्सपोर्ट कर पाए एंड इम्पोर्ट कर पाए गुड्स को फ्रॉम एंड टू बंगाल विदाउट पेइंग एनी टैक्सेस टू द गवर्नमेंट.
यहाँ पे आपको क्या देखने को मिला कि जो मुगल एम्परर थे उन्होंने इशू किया किसको, फिरमैन को, विच मीन्स कि उनके पास राइट है, किसके पास बच्चों, ईस्ट इंडिया कंपनी के पास राइट है कि वो क्या कर सकते हैं, वो फ्रीली ट्रेड को एक्सपोर्ट कर सकते हैं, अपने गुड्स को इंपोर्ट कर सकते हैं और उनको कोई भी टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा, किसको, गवर्नमेंट को। नाउ जो कंसेशन था बच्चों वो ग्रांट हुआ था ओनली फॉर द कंपनी, बट ये जो ऑफिशियल्स थे दे आल्सो स्टॉप पेइंग ड्यूटी ऑन देयर प्राइवेट ट्रेड, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा इनॉर्मस लॉस हमें देखने को मिला रेवेन्यू का टू दी बंगाल। नाउ द फेमैन ऑफ 1717 AD become a bone of contention between the Nawab of Bengal and British Company। तो हमें क्या देखने को मिला बच्चों, 1717 AD में ये क्या बन गया, ये जो फेमैन था वो एक बोन ऑफ कंटेंशन बन गया, किसके बीच में, ये बन गया जो नवाब थे बंगाल के उनके और ब्रिटिश कंपनी के बीच में। फर्स्ट जो नवाब थे बंगाल के उन्होंने क्या किया, लॉस्ट किया बहुत ही वैल्यूएबल रेवेन्यू को, एंड सेकेंडली द सर्वेंट ऑफ द कंपनी इवेडेड टैक्सेस ऑन देयर प्राइवेट ट्रेड। नाउ उसके अलावा दे ऑल्सो बिगिन टू सेल दी पासेस टू फ्रेंडली इंडियन ट्रेडर्स, और उन्होंने क्या करना स्टार्ट कर दिया, पासेस को सेल करना स्टार्ट कर दिया, किसको बच्चों, फ्रेंडली इंडियन ट्रेडर्स को। आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ द मुगल्स बंगाल वाज रूल्ड बाय इंडिपेंडेंट रूलर्स। जैसे ही डिक्लाइन हुआ मुगल्स का तो बंगाल को रूल किया इंडिपेंडेंट रूलर्स ने, एंड अलीवर्दी खान रूल्ड ओवर बंगाल एंड उड़ीसा। उड़ीसा को हम आज के टाइम पे उड़ीसा के नाम से जानते हैं, और इसने रूल किया एफिशिएंटली फ्रॉम 1740 टिल 1756 AD। उसने अंडरस्टूड भी किया कि जो रियल इंटेंशन है ब्रिटिश का वो क्या है, एंड उसने क्या किया, उसको पता था कि ब्रिटिश के इंटेंशंस क्या है, सो उसने हमेशा ही उनको अंडर द चेक ही रखा। दे वर नॉट अलाउड टू फोर्टिफाई देयर सेटलमेंट्स, और उसने अलाउ ही नहीं किया कि वो ब्रिटिश लोग अपने सेटलमेंट को क्या कर पाए, फोर्टिफाई कर पाए। इन 1756 AD अलीवर्दी खान डाइड एज सिराज उद्दौला द सन ऑफ हिज यंगेस्ट डॉटर। वो क्या बन गया बच्चों, वो नवाब बन गया बंगाल का। नाउ जितने भी रिलेटिव्स थे वो उनको डिसलाइक किया करते थे एंड प्लान टू ओवरथ्रो हिम, और वो चाहते थे कि वो नवाब से हट जाए। द ब्रिटिश ट्राई टू एक्सप्लॉइट, ब्रिटिश ने बहुत सारा ट्राई किया कि वो एक्सप्लॉइट करें सिचुएशन को एंड वो गेन करे किसको, इंस्टेबिलिटी को, क्योंकि ब्रिटिश किस पे रूल करते थे, ब्रिटिश का जो मेन मोटिव था वो क्या था, दैट इज डिवाइड एंड रूल। एज सुन एज सिराज उद्दौला बिकेम द नवाब, जैसे वो नवाब बने देयर वर फ्रीक्वेंट कॉन्फ्लिक्ट्स विद द इंग्लिश मर्चेंट्स। तो उनके बहुत सारे क्या देखने को मिले, हमें कॉन्फ्लिक्ट्स देखने को मिले, किसके साथ बच्चों, इंग्लिश मर्चेंट्स के साथ। इन 1717 AD द मुगल एम्परर फारूक सियार गेव द ब्रिटिश द राइट टू हैव ड्यूटी फ्री एक्सटर्नल ट्रेड। अब बच्चों हुआ क्या कि 1717 AD में जो मुगल एम्परर थे जिनका नाम था फारूक शियार, उन्होंने क्या दे दिया, उन्होंने ब्रिटिश को राइट दे दिया कि वो ड्यूटी फ्री एक्सटर्नल ट्रेड कर सकते हैं। तो ब्रिटिश ने क्या किया, ब्रिटिश एक्सटेंडेड दिस प्रिविलेज टू इंटरनल ट्रेड आल्सो, एंड उन्होंने रिफ्यूज कर दिया कि वो पे नहीं करेंगे किसी भी ट्रांजिट ड्यूटीज को विच वर सपोज टू बी पेड, जो कि पे करना था किसको बच्चों, इंडियन और फॉरेन ट्रेडर्स दोनों को ही। इन स्पाइट ऑफ वार्निंग्स बाय द नवाब, जो ब्रिटिश थे उन्होंने क्या कर दिया, दे स्टार्टेड फोर्टिफाइंग देयर फैक्ट्रीज एट फोर्ट विलियम। उन्होंने अपने फैक्ट्रीज को फोर्टिफाई करना स्टार्ट कर दिया, एंड जो नवाब ऑफिशियल्स थे उनको इंसल्ट किया गया जब उन्होंने रेजिस्ट किया। देन वी हैव कैप्चर ऑफ कैलकटा। कैलकटा को आज के टाइम पे हम कोलकाता के नाम से जानते हैं। सो दिस ऑफेंडेड द न्यू नवाब। तो इसकी वजह से क्या हुआ, जो नए नवाब थे वो काफी ज्यादा ऑफेंड हो गए, जिनका नाम था सिराजुद्दौला, एंड हु सक्सीडेड हिज ग्रैंडफादर इन द कैपिटल ऑफ मुर्शिदाबाद इन 1756 AD। When he was in his 20s, जब वो अपने 20s में थे तब वो क्या बने बच्चों, उन्होंने सक्सीड किया था अपने ग्रैंडफादर को। He sent orders to the governor of Calcutta। उन्होंने क्या किया, जो गवर्नर थे कैलकटा के उनको ऑर्डर भेजा कि वो क्या ना करे, कि वो काम ना करे किसके साथ बच्चों, ब्रिटिश के साथ। एंड द नवाब मर्ज्ड ऑन कैलकटा विद मैसिव आर्मी, और नवाब ने क्या किया, वो बहुत ही बड़ी आर्मी के साथ गए एंड सेड टू हैव 50,000 men
with 500 elephants and 50 cannon। तो बच्चों क्या क्या चीजें लेके गए? 50,000 की आर्मी थी, 500 एलिफेंट्स थे और 50 कैनन थे जिसके साथ वो वहां पे पहुंचे। एंड जो अटैक था वो काफी ज्यादा अनएक्सपेक्टेड था। बहुत सारे इंग्लिश जो ऑफिशियल्स थे उन्होंने क्या किया, अपनी लाइफ को सेव किया। कैसे? शेल्टर लेके। एंड उन्होंने क्रॉस भी किया किसको? रिवर गंगेज को, या फिर हम बोल सकते हैं गंगेज रिवर के क्रॉस उन्होंने शेल्टर लिया और वो बचे। सम ऑफ देम डाइड ऑफ द सफोकेशन। अब बच्चों बहुत सारे लोग सफोकेशन की वजह से भी मर गए व्हेन दे वर कन्फाइंड इन अ स्मॉल डंगियन। नाउ ये जो इंसिडेंट है इसको हम किस नाम से जानते हैं बच्चों? ब्लैक होल ट्रेजेडी के नाम से भी जानते हैं। सो आपको याद रखना है कि द ब्लैक होल ट्रेजेडी क्या थी। Then we have our next topic, which is recovery of Calcutta. So Robert Clive was sent from the Madras, right? तो मद्रास से किसको भेजा गया? रॉबर्ट क्लाइव को भेजा गया along with the Admiral Watson and his fleet to the recapture the Kolkata। और उनका मोटिव क्या था? कि उनको वापस रिकैप्चर करना है कैलकटा को in early 1757 ED। So सिराज उद्दौला साइंड अ ट्रीटी विद दी क्लाइव। उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक ट्रीटी को साइन किया क्लाइव के साथ। एंड द ब्रिटिश गॉट बैक देयर पोजेशंस एज वेल एज द राइट टू ट्रेड। और ब्रिटिश को वापस क्या मिल गया? उनका जितना भी पोजेशन था वो मिल गया और उनको राइट भी दे दिया गया कि वो ट्रेड कर सकते हैं फ्रीली। नाउ जो ब्रिटिश है उन्होंने प्रॉमिस भी किया दैट दे वुड नॉट इंटरफेयर विद द गवर्नमेंट ऑफ द नवाब। उन्होंने कहा कि वो नवाब के गवर्नमेंट के साथ कोई भी इंटरफेयर नहीं करेंगे। बट उनका जो ये प्रॉमिस था वो उन्होंने कभी फुलफिल नहीं किया, राइट? देन उसके बाद क्या चला बच्चों? कॉन्स्पायरेसी चली, राइट? साजिश चली कि कैसे रिप्लेस करना है सिराजुद्दौला को। जो सिराजुद्दौला के ओन ऑफिशियल्स थे, रिलेटिव्स थे एंड जो बैंकर्स थे, दे आर नोन एज जगत सेठ, वर ऑल अगेंस्ट हिम। ये सारे ही लोग उसके काफी ज्यादा अगेंस्ट थे। मीर जफर द कमांडर इन चीफ ऑफ हिज आर्मी, वो चाहते थे कि वो खुद नवाब बन जाए। एंड उन्होंने नेगोशिएट किया किसके साथ? क्लीव के साथ विद द हेल्प ऑफ अ बैंकर विच इज नोन एज अमीन चंद इन ऑर्डर टू गेट रिड ऑफ सिराज उद्दौला। जो क्लीव है उसने साइन कर दिया ट्रीटी को किसके साथ बच्चों? मीर जफर के साथ। क्लीव ने कॉम्प्रोमाइज किया और उसने प्रॉमिस भी किया कि वो क्या करेगा? वो मीर जफर को नवाब बनाएगा बंगाल का इन एक्सचेंज ऑफ लार्ज कंसेशंस ऑफ द कंपनी एंड अ फैबुलस, उसको वेल्थ भी दी जाएगी उसके लिए। तो बच्चों ये क्या चली? ये कॉन्स्पायरेसी हमें देखने को मिली। Then we have the Battle of Plassey. So the British army and that of the Nawab clashed into the famous Battle of Plassey in 1757 AD। उसके बाद हमें क्या देखने को मिला? हमें देखने को मिला वॉर और बैटल। और इस बैटल का नाम क्या था? द बैटल ऑफ प्लासी। और ये किसके बीच में हुआ था बच्चों? ब्रिटिश आर्मी और जो नवाब थे उनके बीच में हमें बैटल देखने को मिला था। दिस बैटल जो सिराज उद्दौला है उनको डिफीट कर दिया गया और उनको मार दिया गया। वन ऑफ द मेजर कॉजेज जो था इस डिफीट का was the नॉन पार्टिसिपेशन ऑफ द नवाब्स कमांडर इन चीफ। और बच्चों ये जो डिफीट है, ये जो हारे वो लोग, वो क्यों हारे? क्योंकि यहाँ पे कोई भी पार्टिसिपेशन नहीं था। किसका बच्चों? नवाब कमांडर इन चीफ का, मीर जफर का, इन दी बैटल। नाउ जो क्लाइव थे उन्होंने मार्च किया टुवर्ड्स दी मुर्शिदाबाद which is the capital of सिराजुद्दौला with a small army of 8,000 यूरोपियन सोल्जर्स। तो उन्होंने मार्च करना स्टार्ट किया और वो मार्च करते करते कहाँ तक आ गए? मुर्शिदाबाद की तरफ आ गए। और वो अपने साथ अपनी छोटी सी आर्मी लेके आए थे जिसमें 8,000 यूरोपियन सोल्जर्स थे। उसके अलावा 2,000 इंडियन सेप्योर्स थे एंड 10 गन्स भी थे। सिराजुद्दौला भी क्या आए थे बच्चों? अपनी आर्मी के साथ आए थे और उनकी आर्मी में थे 70,000 men and 50 guns and merged from his capital. It was an unequal fight. ये काफी ज्यादा unequal fight थी with two armies met at Plassey, जहाँ पे दोनों आर्मी कहाँ मिली बच्चों? प्लासी में मिली, which is 70 miles north of Calcutta. Now the traitor जो थे कौन बच्चों? मीर जफर, they took no part in the battle. तो उन्होंने जो लड़ाई लड़ी थी, जो बैटल था उसमें पार्ट नहीं लिया, but stood with a major part of the army. नाउ सिराजुद्दौला वाज डिफीटेड। इसी वजह से जो सिराजुद्दौला है वो डिफीट हो गए, उनको हरा दिया गया एंड उनको कैप्चर कर दिया गया और लास्ट में उनकी डेथ भी हो गई।
द ब्रिटिश मेड मीर जफर द नवाब ऑफ बंगाल। और इसी के साथ क्या हुआ कि ब्रिटिश लोगों ने मीर जफर को एज प्रॉमिस उनको क्या बना दिया, नवाब बना दिया बंगाल का। नाउ द बैटल ऑफ प्लासी इज एन इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क, क्या है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट लैंडमार्क है इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड ये मार्क करता है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ब्रिटिश रूल का इन इंडिया। नाउ ब्रिटिश गॉट फुट होल्ड, अब ब्रिटिश को क्या मिल गया बच्चों, फुट होल्ड मिल गया फ्रॉम वेयर दे वर टू इवेंचुअली कॉन्क्यूर द होल ऑफ इंडिया। और धीरे धीरे उन्होंने क्या करना स्टार्ट किया, पूरे इंडिया की जगहों को कैप्चर करना स्टार्ट कर दिया। नाउ द ब्रिटिश पावर वाज नाउ फर्मली एस्टैब्लिश इन बंगाल, अब बच्चों ब्रिटिश की जो पावर थी वो काफी ज्यादा फर्मली एस्टैब्लिश हो चुकी थी बंगाल तक। नाउ एज अ रिजल्ट ऑफ दिस बैटल हुआ क्या कि जो ब्रिटिश थे वो फॉर्मली स्टैब्लिश हो गए थे इंडिया में एंड इट वाज ड्यू टू दिस रीजन दैट द बैटल ऑफ प्लासी ब्रॉट एन इम्पॉर्टेंट चेंज इन द पोजीशन ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। और बच्चों हमें क्या देखने को मिला, इस बैटल की वजह से काफी ज्यादा पोजीशन में चेंज हमें देखने को मिला, कहाँ पे बच्चों, ईस्ट इंडिया कंपनी में। फॉर्मली इट वॉज ओनली अ ट्रेडिंग कंपनी, पहले के टाइम पे ये सिर्फ एक ट्रेडिंग कंपनी हुआ करती थी, लेकिन अब ये क्या बन गई, अब एक कंपनी पॉलिटिकल पावर के अंदर कन्वर्ट हो गई टू इन दिस कंट्री। नाउ वी हैव मीर जफर 1757 till 60 AD and Mir Qasim 1761 till 64 AD. So Mir Zafar कौन थे? He was the first Nawab of Bengal under the British influence. In the Battle of Plassey जो कि 1757 AD में हुआ था, उन्होंने कंस्पायर किया, उन्होंने साजिश रची विद द ब्रिटिश ताकि वो डिपोज कर पाए किसको, सिराजुद्दौला को, टू बिकम द नवाब हिमसेल्फ, और उनको हरा के वो खुद नवाब बन पाए। आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी द ब्रिटिश हैड मेड, उन्होंने क्या किया, ब्रिटिश ने मीर जफर को नवाब बना दिया बंगाल का। ही वॉज नॉट केपेबल रूलर, जबकि वो केपेबल रूलर भी नहीं थे। द नवाब वॉज मेयर पपेट इन द हैंड्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। तो नवाब क्या बन के रह गए, एक कठपुतली बन के रह गए, पपेट बन के रह गए, किसके हाथ में बच्चों, ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में। ही वॉज डिपोज्ड एंड मीर कासिम जो कि उनका सन इन लॉ था, ही वॉज मेड द नवाब ऑफ बंगाल, और बाद में मीर कासिम को क्या बना दिया गया बच्चों, नवाब ऑफ बंगाल बना दिया गया। नाउ मीर कासिम क्या था बच्चों, बहुत ही एबल गवर्नर हुआ करता था बंगाल का एंड ही ट्राइड टू फ्री हिमसेल्फ फ्रॉम द कंट्रोल ऑफ कंपनी। और उसने काफी ज्यादा कोशिश की कि वो क्या कर दे, वो खुद को इंडिपेंडेंस प्रोवाइड कर दे या फिर खुद को फ्री कर दे फ्रॉम द कंट्रोल ऑफ द कंपनी एंड ही वाज द लास्ट नवाब ऑफ बंगाल। तो बच्चों ये लास्ट क्या था बच्चों, लास्ट नवाब था बंगाल का टू री अरेस्ट हिज अथॉरिटी। नाउ ही रिड्यूस्ड एक्सपेंडिचर्स ऑन एडमिनिस्ट्रेशन, उसने क्या किया, जितना भी एक्सपेंडिचर लग रहा था, जितना भी खर्चा लग रहा था एडमिनिस्ट्रेशन पे, उसको रिड्यूस कर दिया और उसने रिमूव कर दिया इनकॉम्पिटेंट सर्वेंट्स को एंड ऑल्सो दोज हु वर क्लोज टू द कंपनी, और ऐसे लोग जो कि कंपनी के क्लोज थे उनको भी उसने वहां से हटा दिया। नाउ सो द कंपनी नाउ डिसाइडेड टू ओवरथ्रो मिस कासिम, तो कंपनी ने क्या डिसाइड किया कि जो मीर कासिम है उसको निकाल देना चाहिए। सो जो ब्रिटिश है उन्होंने अनाउंस किया मीर जाफर एज द रूरल ऑफ बंगाल इन प्लेस ऑफ मीर कासिम। तो उन्होंने कहा कि जो मीर जफर है वो कौन है, वो रूरल है, वो रूलर है बंगाल का, जबकि जो मीर कासिम है वो वहां का रूलर नहीं है। फाइनली अनदर बैटल जिसका नाम क्या था बच्चों, बैटल ऑफ बुक्सर, वो हमें देखने को मिला। और वो हमें क्यों देखने को मिला, क्योंकि मीर कासिम को फोर्सफुली क्या बोला गया कि आप नवाब नहीं हो। Now, coming to our next war or next battle, which is the Battle of Buxar, 1764 AD, जो कि लड़ा गया था, राइट। सो जो बैटल है बुक्सर का, ये बहुत ही सिग्निफिकेंट बैटल था इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड ये किसके बीच में लड़ा गया था, तो बच्चों ये लड़ा गया था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड जो कंबाइंड फोर्सेस थी नवाब एंड मुगल एम्परर की, उनके बीच में लड़ा गया था। वाइल जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसकी फोर्स को लीड किसने किया था, तो वो किया था हेक्टर मुनरो ने, एंड जो इंडियन फोर्सेस है उनको लीड करने के लिए रूलर्स थे ऑफ 3 प्रिंसली स्टेट्स, जैसे कि मीर कासिम जो कि नवाब थे बंगाल के,
सुजाउद्दौला जो कि नवाब थे अवध के, एंड शाह आलम सेकंड जो कि मुगल एम्परर हुआ करते थे। सो बोथ द नवाब्स वर गवर्नर अंडर द मुगल एम्परर। सो दोनों ही नवाब क्या थे बच्चों? दोनों ही नवाब गवर्नर की तरह काम किया करते थे अंडर द मुगल एम्परर। नाउ ये जो इंडियन फोर्स है उसने मार्च किया अगेंस्ट द ब्रिटिश इन 1764 AD। Now, the British forces, which is under the Major Munro, came to face them. उसके बाद हमें बहुत ही फियर्स बैटल देखने को मिला विच इज फॉट एट बुक्सर। नाउ द कंबाइंड आर्मीज ऑफ नेटिव रूलर्स, उनको बैडली डिफीट कर दिया गया, एंड जो मीर कासिम थे वो वहां से भाग गए, और जो नवाब थे अवध के एंड शाह आलम, उन्होंने भी सरेंडर कर दिया। द वॉर केम टू एन एंड, और इसी के साथ जो वॉर थी वो एंड हो गई। सो जो ये बैटल ऑफ बुक्सर था ये काफी ज्यादा डिसीसिव बैटल था इन द इंडियन हिस्ट्री, एंड जो वीकनेस थी इंडियन आर्मी की वो भी बहुत ही बुरी तरीके से एक्सपोज हो चुकी थी। जो नवाब थे अवध के एंड मुगल एम्परर थे, दे बिकम इंडिपेंडेंट ऑन द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, और वो क्या हो गए बच्चों? वो डिपेंडेंट हो गए इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी पे। टोटल कंट्रोल ओवर द फाइनेंस ऑफ रिच ईस्टर्न प्रोविंसेस वो ब्रिटिश एनॉमरस रिसोर्सेज को दे दिया गया फॉर देयर नेक्स्ट राउंड ऑफ टेरिस्ट्रियल एक्सपेंशन। नाउ कमिंग टू आवर नेक्स्ट टॉपिक जो कि है कंपैरिजन ऑफ टू बैटल्स। सो हमने दोनों बैटल्स के बारे में पढ़ा, अब हम दोनों ही बैटल को कंपेयर यहाँ पे करेंगे। सो जब हम कंपेयर करते हैं बैटल ऑफ प्लासी को विद द बैटल ऑफ बुक्सर, वी वुड फाइंड अ लॉट ऑफ डिफरेंसेस। तो दोनों ही बैटल में काफी ज्यादा डिफरेंसेस हमें देखने को मिलती है। जैसे कि जो बैटल ऑफ प्लासी था, इट मेड द ब्रिटिश द मास्टर्स ऑफ बंगाल, और बच्चों जो बैटल ऑफ प्लासी था उसकी वजह से ब्रिटिश क्या बन गए? मास्टर्स बन गए थे बंगाल के। एंड जो बैटल ऑफ बुक्सर था उसकी वजह से जो ब्रिटिश है उनके पास बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल पावर आ चुकी थी इंडिया में। नाउ द बैटल ऑफ प्लासी वाज वॉन थ्रू कॉन्स्पायरेसी। जो बैटल ऑफ प्लासी था उसको जीता गया था कॉन्स्पायरेसी के चलते, एंड जो बैटल ऑफ बुक्सर था उसको जीता गया था ड्यू टू द मिलिट्री सुपीरियरिटी ऑफ द ब्रिटिश फोर्सेस। नाउ इन द बैटल ऑफ प्लासी द नवाब ऑफ बंगाल वाज डिफीटेड। तो बच्चों जो नवाब थे बंगाल के उनको डिफीट किया गया था इन द अदर बैटल, जिसमें जो नवाब थे अवध के, नवाब ऑफ बंगाल एंड मुगल एम्परर शाह आलम, उनको डिफीट किया गया था। तो ये क्या थे? ये दोनों ही बैटल में आपको डिफरेंसेस दिए गए हैं। देन वी हैव ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद 1765 AD। So in 1765 AD, सोजुद्दौला एंड शाह आलम, उन्होंने क्या किया? साइन किया ट्रीटीज को एट इलाहाबाद विद द रॉबर्ट क्लीव, एंड उनके जो टर्म्स है वो यहाँ पे आपको दिए हुए हैं, विच मीन्स द कंपनी सिक्योर्ड दी दिवानी ऑफ बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा, विच मीन्स उड़ीसा, इट मीन्स राइट टू कलेक्ट रेवेन्यू फ्रॉम दीज टेरिटरीज। उन्होंने कहा कि कंपनी क्या करती है? सिक्योर करती है दीवानी ऑफ बंगाल को, बिहार को एंड उड़ीसा को, और वो लोग क्या करेंगे? जितना भी रेवेन्यू होगा वो यही लोग कलेक्ट करेंगे इन टेरिटरीज से। उसके अलावा द नवाब ऑफ अवध गिव द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ करा एंड इलाहाबाद टू शाह आलम। सो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिला कि जो नवाब थे अवध के, उन्होंने जो डिस्ट्रिक्ट थी करा और इलाहाबाद की वो किसको सौंप दी? वो सौंप दी शाह आलम को। Then the company agreed to give pension of rupees 26 lakhs every year to the मुगल एम्परर। और जो कंपनी थी उन्होंने भी एग्री किया कि वो क्या करेंगे? वो मुगल एम्परर को पेंशन देंगे। कितना बच्चों? 26 lakhs every year। उसके अलावा जो कंपनी है वो एग्री भी हुई कि वो प्रोटेक्ट करेंगे नवाब को ऑफ अवध फ्रॉम मेनी इन्वेडर्स, बट जो एक्सपेंसेस होते हैं वो नवाब को ही देने पड़ेंगे। द ब्रिटिश गॉट द राइट ऑफ फ्री ट्रेड इन दी अवध एज वेल, राइट। और ब्रिटिश को क्या मिल गया? एक राइट मिल गया, एक हक मिल गया फ्री ट्रेड करने का अवध में। आफ्टर द बैटल ऑफ बुक्सर ब्रिटिश हैड बिकम द रियल मास्टर्स ऑफ बंगाल। तो जैसे ही वो बैटल जीत गया बुक्सर का, तो बच्चों ब्रिटिश क्या बन गए? ब्रिटिश रियल मास्टर्स बन गए बंगाल के, एंड वो काफी ज्यादा पावरफुल अथॉरिटी भी बन गए इंडिया में, जिसकी वजह से स्टैब्लिशमेंट हुआ किसका बच्चों? ड्यूअल गवर्नमेंट का। सो व्हाट आर द रिजल्ट्स ऑफ बैटल? तो रिजल्ट्स क्या क्या थे बच्चों? बोथ द बैटल ऑफ प्लासी एंड द बुक्सर was won by the English। तो बच्चों दोनों ही बैटल कौन जीते थे? ब्रिटिश लोग जीते थे, एंड
by the intrigues than by the sword, right? sword से ज्यादा उन्होंने क्या यूज किया, उन्होंने इंट्रिग्स को यूज किया। मीर जफर रिमेन्ड अ नवाब, मीर जफर नवाब ही रहे ओनली इन नेम, बट जो कंपनी के ऑफिशियल्स थे दे गॉट मोर देन 30 मिलियन रुपीज फ्रॉम द नवाब। तो बच्चों जितने भी कंपनी के ऑफिशियल्स थे उनको क्या मिल गए, उनको 30 मिलियन रुपीज मिल गए नवाब से। सो मीर जफर ने जो भी कॉन्स्पायरेसी रची अगेंस्ट सिराज उद्दौला, वो कैसे प्रूव हुई बच्चों, वो काफी ज्यादा डिजास्टरस प्रूव हुई फॉर द कंट्री। Then, by the Treaty of Allahabad, Shah Alam II, the Mughal emperor, granted Diwani rights of Bengal, Bihar and Orissa to the company, which was to collect revenue from these provinces. तो बच्चों यहाँ पे हमें क्या देखने को मिला कि ये जो हमारे प्रोविंसेस थे जैसे कि उड़ीसा, बिहार, बंगाल, यहाँ से जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो क्या करेगी, वो कलेक्ट करेगी रेवेन्यूज को, एंड टू पे टू द नवाब अ फिक्स सम ऑफ रुपीज 53 lakhs अ ईयर। और जो ब्रिटिश है वो क्या करेंगे, वो नवाब को पे करेंगे एक फिक्स्ड अमाउंट जो कि था 50 lakhs a year, and the Mughal emperor also become the pensioner of the company. Now coming to the fifth point, the company further obtained 50 lakhs of rupees from the Nawab of Awadh in return for an assurance to support him against the outside attack. तो बच्चों जो कंपनी है उसने अगेन क्या लिए बच्चों, 50 lakhs रुपीज लिए किससे, नवाब ऑफ अवध से, और उन्होंने अश्योरेंस भी दिया कि कोई भी अगर इन्वेड करेगा तो वो उनको प्रोटेक्ट भी करेंगे। Then we have our next topic जो कि है ड्यूअल सिस्टम। सो ड्यूअल सिस्टम हमें देखने को मिला 1765 till 72 AD। सो जो बैटल था बुक्सर का उसने स्टैब्लिश कर दिया था ड्यूअल गवर्नमेंट सिस्टम को। इन दिस सिस्टम जो ब्रिटिश है उनके पास राइट होता था कि वो कलेक्ट कर सकते हैं रेवेन्यू को, बट जो राइट था किसका बच्चों, निजामत का या फिर एडमिनिस्ट्रेशन का, उसमें इंक्लूड होते हैं मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, dispensation of criminal justice and that of defending to the frontiers remained with the नवाब। जितने भी क्या थे बच्चों, जितने भी ये सारे पावर्स थे वो नवाब के पास ही थे, लेकिन क्या हमें देखने को मिला कि जितना भी रेवेन्यू है वो कलेक्ट करेगी ब्रिटिश गवर्नमेंट, right? Who has paid an annual amount by the British to meet the expenses. Now the dual system proved to be very harmful to the people of Bengal। लेकिन जो ड्यूअल सिस्टम था वो काफी ज्यादा हार्मफुल हमें देखने को मिला बंगाल के लोगों के लिए। जो कंपनी के ऑफिसर्स होते थे वो करप्ट थे एंड ग्रीडी थे। नाउ जो कलेक्टर्स थे टैक्स के, which is also known as amils, they cruelly collected as many as possible from the poor peasants। तो वो लोग क्या करते थे, जो भी टैक्स को कलेक्ट किया करते थे मतलब कि अमिल, वो बहुत ही क्रूएल्टी के साथ कलेक्ट करते थे जितना चाहे उतना पैसा, किससे बच्चों, पुअर पीसेंट से। उसके अलावा जो कंडीशन थी पीसेंट्स की वो बहुत ज़्यादा मिजरेबल हो चुकी थी एंड कंपनी उनको कोई भी हेल्प नहीं देती थी एट द टाइम ऑफ ड्रॉट। जैसे कि अ फेमाइन ब्रोक आउट इन 1770 AD। तो बच्चों हमें फेमाइन देखने को मिला कहाँ पे, कब देखने को मिला, 1770 AD में, जिसकी वजह से बहुत ही बड़ा लॉस हुआ लाइफ का। द इनकम ऑफ द कंपनी एंड द जमींदार्स फेल, राइट। कीपिंग इन व्यू ऑफ द डिफेक्ट्स ऑफ द सिस्टम, जो लॉर्ड वॉरेन थे उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने अबॉलिश कर दिया, कब बच्चों, 1772 AD में। Now Bengal now came under the direct control of the company। और बंगाल एक डायरेक्ट किसमें आ गया, कंट्रोल में आ गया कंपनी के। द नवाब वॉज डिस्पोज एंड पेंशंस, राइट। अब नवाब को डिस्पोज कर दिया गया एंड जितनी भी ट्रेजरी थी उसको शिफ्ट कर दिया गया फ्रॉम मुर्शिदाबाद टू कैलकाटा, विच नाउ बिकेम द कैपिटल ऑफ बंगाल, जो कि बाद में बंगाल का कैपिटल बन गया एंड लेटर ऑफ इंडिया। नाउ जो वॉरेन था, वॉरेन वॉज अ कॉम्पिटेंट एडमिनिस्ट्रेटर, वो काफ़ी कॉम्पिटेंट क्या था, एडमिनिस्ट्रेटर था, एंड उसने इंट्रोड्यूस किया बहुत सारे रिफॉर्म्स को इन द एडमिनिस्ट्रेशन एंड उसने लेड भी किया फाउंडेशन ऑफ एन ऑर्गेनाइज सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन बंगाल। Then we have the founder of British rule in India, Robert Clive. So, जो founder of British Indian Empire, which is known as Robert Clive, is popularly known as Clive of India। इसको हम Clive of India के नाम से भी जानते हैं in England। And the Battle of Plassey is often described by his
admires as his finest hour when he used his skills and genius to divide the enemy and score a spectacular victory. और बच्चों इसको किस चीज़ के लिए जाना जाता है? इसको बैटल ऑफ प्लासी के लिए जाना जाता है, जिसमें उसने क्या किया, अपना जीनियस स्किल्स और माइंड लगाया और उसने ये भी सोचा कि कैसे एनिमी को ही डिवाइड करना है और विक्ट्री को प्राप्त करना है. He had under his command about 800 British and European forces, complemented by 2000 native spears as well. उसके अलावा he rose to be the governor of Bengal for 2 terms. और बच्चों वो क्या बना, वो ये भी बना कि वो गवर्नर होगा बंगाल का फॉर 2 टर्म्स और वो रहा भी. एंड 1757 till 60 AD एंड 1765 till 67 AD वो क्या रहा बच्चों, वो गवर्नर रहा बंगाल का. He showed his qualities as a military commander in the सेकेंड कार्नेटिक वॉर एज वेल, जो कि लड़ी गई थी 1751 से 55 AD तक, और उसने बहुत सारे बैटल्स को जीता भी. एंड ही वॉन द विक्ट्री डिस्पाइट हैवी ऑड्स, बहुत सारे ऑड्स थे बट स्टिल उसने बैटल्स को जीता. उसके अलावा ही ऑल्सो वॉन अ विक्ट्री इन द बैटल ऑफ प्लासी इन 1757 AD and he was a shrewd statesman and a reformer as well. Now, Clive को हम रिगार्ड करते हैं as the founder of British rule in India. So there was a political confusion जब डेथ हुई थी औरंगजेब की, एंड इंडिया के पास कोई भी पॉलिटिकल यूनिटी उस टाइम पे नहीं थी ड्यूरिंग द 18th century. So the defeat of the Maratha in the third battle of Panipat उसने काफी ज्यादा वीकन कर दिया था possibility of a strong power in India. It dashed the Maratha power to the ground, और जो मराठा की पावर थी वो काफी ज्यादा कम हो चुकी थी, एंड इसी का ही एडवांटेज लिया, राइट, इसी का ही एडवांटेज लिया गया. उसने देखा कि पॉलिटिकल जो वीकनेस है इंडियन रूलर्स में वो देखने को मिल रही है, तो जो इंग्लिश है, जो ब्रिटिश है, उसने स्टार्टेड कर दिया वॉर्स अगेंस्ट द रूलर्स ऑफ इंडिपेंडेंट इंडियन स्टेट्स. तो जितने भी इंडिपेंडेंट इंडियन स्टेट्स उस टाइम पे बने उसके अगेंस्ट उसने वॉर स्टार्ट कर दिया, एंड वो काफी ज्यादा सक्सेसफुल भी हुआ इन वॉर्स में. एंड उसने अल्टीमेटली क्या कर दिया बच्चों, स्टैब्लिश कर दिया ब्रिटिश एम्पायर को इन द इंडिया. Now, the French had lost their influence in the Hyderabad आफ्टर दी कार्नेटिक वॉर्स. तो बच्चों जैसे ये सारे वॉर्स हुए तो जो फ्रेंच है उसने भी अपना इन्फ्लुएंस को काफी ज्यादा लॉस कर दिया था. कहाँ पे बच्चों, हैदराबाद में. एंड वॉरेन बिकेम दी गवर्नर ऑफ बंगाल, और वॉरेन क्या बन गया बच्चों, गवर्नर बन चुका था बंगाल का. कब बना था, 1772 AD में. और ही टोर द मास्क ऑफ Mughal sovereignty, and Mughal empire at this time had even been forced to seek the Marathas for protecting his sovereignty. अब हुआ क्या था कि इस टाइम पे इतना ज़्यादा कंडीशन वॉर्स हो चुका था कि मुगल एम्पायर को क्या करना पड़ रहा था, उनको मराठास के पास जाना पड़ रहा था अपनी प्रोटेक्शन के लिए. ड्यूरिंग दिस राइन ऑफ लॉर्ड कॉर्नवालिस हु सक्सीडेड वॉरेन हेस्टिंग्स एंग्लो मैसूर वॉर्स वर ऑल्सो फॉट. तो इस टाइम पे वॉर्स भी लड़े गए थे. Then we have British relationship with Mysore. So Mysore बहुत ही ज़्यादा important state हुआ करता था under the leadership of Hyder Ali, and he wanted to drive the British away from the Carnatic. And the British ने realize किया the threat posed by the Hyder Ali, कि Hyder Ali उनके लिए क्या है, एक threat है. So he was a very ambitious ruler. वो कौन थे बच्चों, बहुत ambitious ruler हुआ करते थे. And he made up his mind to become the most powerful ruler in the south. और उसने अपना mind बना लिया था कि वो क्या बनेंगे, वो एक पावरफुल रूलर बनेंगे साउथ के. एंड ही वांटेड टू एक्सपैंड हिज पावर, और वो चाहते थे कि वो अपने पावर को एक्सपैंड करे एट द कॉस्ट ऑफ हिज नेबर्स. नाउ जितने भी मराठास थे, ब्रिटिश थे एंड निजाम्स ऑफ हैदराबाद, वो काफी ज्यादा जेलस थे किससे बच्चों, हैदर अली के ग्रोइंग पावर से. नाउ जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसने क्या किया बच्चों, उसने अलायंस बनाया विद दी मराठास एंड द निजाम ऑफ हैदराबाद टू क्रश द पावर ऑफ हैदर अली. ड्यूरिंग द नेक्स्ट 32 ईयर्स जो ब्रिटिश है बच्चों उन्होंने काफी ज्यादा लड़ाई लड़ी फॉर वॉर अगेंस्ट दी मैसूर. मतलब कि 4 ऐसी वॉर्स थी जो कि लड़ी गई ब्रिटिश के द्वारा अगेंस्ट दी मैसूर, ताकि हैदर अली के पावर को क्या कर दिया जाए, सप्रेस कर दिया जाए. सो हम यहाँ पे पढ़ेंगे वन बाय वन. सो सबसे पहले हम देखेंगे द फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर, राइट. सो 1767 till 69 AD हमें ये वॉर देखने को मिला.
सो जो फर्स्ट एंग्लो मैसूर था दैट वाज 1767 till 69 AD सो हैदर अली गेन सम मेजर ऑफ सक्सेस अगेंस्ट द ब्रिटिश। तो बच्चों इस वॉर में हमें क्या देखने को मिला कि हैदर अली को थोड़ा बहुत सक्सेस मिल रहा है अगेंस्ट द ब्रिटिश, ऑलमोस्ट कैप्चरिंग मद्रास। नाउ जो इंग्लिश कंपनी थी एंड जो उनके एलाइज थे दे वॉज द वॉर अगेंस्ट दी हैदर अली। उन्होंने हैदर अली के अगेंस्ट क्या किया बच्चों, वॉर किए। बट हैदर अली सक्सेसफुली ने हैदर अली ने क्या किया, सक्सेसफुली डिफीट कर दिया जॉइंट फोर्सेस को। एंड ही ऑल्सो वोन ओवर द निज़ाम, और वो निज़ाम से भी जीते एंड मराठा से भी जीते टू हिज साइड बाय द डिप्लोमेसी। उनका जो बेटा था जिसका नाम था टीपू, ही इज beside मद्रास एंड ब्रिटिश अपियर टू हैदर अली फॉर पीस। तो ब्रिटिश ने क्या किया, अपील किया कि हैदर अली क्या करे उस टाइम पे, थोड़ा पीस को मेंटेन करे। एंड द ट्रीटी वॉज साइन, और उस टाइम पे एक ट्रीटी को साइन कर दिया गया। कब साइन किया, 1769 AD में एट मद्रास। नाइदर ऑफ द पार्टीज गेन्ड एनी टेरिटरीज, दोनों पार्टी को ही कोई भी टेरिटरी उस टाइम पे नहीं मिली। द टू साइड्स एग्रीड टू हेल्प ईच अदर, और दोनों ही साइड ने क्या कहा कि हम दोनों एक दूसरे की हेल्प करेंगे इन केस ऑफ एनी अटैक, जो कि बाकी लोग करते हैं, दैट इज द मराठास। देन हमें देखने को मिला द सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर, जो कि हुआ था 1780 till 84 AD में। नाउ प्रायर टू दिस वॉर हैदर अली हैड मेड अ ट्रीटी विद द मराठास। तो इस वॉर के होने से पहले हैदर अली ने क्या किया था बच्चों, एक ट्रीटी को साइन किया था विद द मराठास एंड निजाम। बट बोथ ऑफ देम वर कन्विंस्ड नॉट टू टेक आर्म्स अगेंस्ट ब्रिटिश, एंड हैदर अली एंडेड फाइटिंग द वॉर ऑन हिज ऑन। लेकिन उन दोनों ने ही क्या किया बच्चों, उन दोनों ने ही कन्विंस कर लिया कि वो कोई भी आर्म नहीं लेंगे अगेंस्ट दी ब्रिटिश। एंड जो हैदर अली है उसने लास्ट में अकेले ही फाइट की। द आर्मी ऑफ हैदर वॉज वन ऑफ द लार्जेस्ट आर्मीज इन इंडिया, और ये बोला जाता है कि हैदर अली की क्या थी बच्चों, जो आर्मी थी वो लार्जेस्ट आर्मीज थी इंडिया की। एंड उसने अटैक किया कार्नेटिक पे विद द ह्यूज आर्मी, एंड उसने कैप्चर भी किया दियारकोट को, इट्स कैपिटल टाउन। बट बिफोर द वॉर कम टू एन एंड, जैसे ही वॉर एंड होने वाला था तो बच्चों हैदर अली फेल इल, वो बीमार पड़ गया एंड ही डाइड। उसका जो बेटा था टीपू, उसने कंटिन्यू रखा वॉर को। अल्टीमेटली जो पीस है, पीस वाज मेड बिटवीन दी टू राइवल पावर्स बाय द ट्रीटी ऑफ मैंगलोर इन 1784 AD। एंड अकॉर्डिंग टू इट जो दोनों ही पार्टीज थी उन्होंने क्या किया, अपने टेरिटरीज को एक्सचेंज किया एंड प्रिजनर्स ऑफ वॉर। Now then we have the third Anglo-Mysore War, जो कि हुआ था 1789 till 92 AD. So the third Anglo-Mysore War, टीपू सुल्तान द रूलर ऑफ मैसूर एंड एन अलाई ऑफ फ्रांस, इन्होंने क्या किया, इन्वेड किया था नियर बाय स्टेट ऑफ ट्रैवनकोर इन 1789 AD, which was a British ally, right? So the British forces were commanded by, British force को command कर रहे थे गवर्नर जनरल कॉर्नवालिस himself. टीपू वॉज अ ब्रेव वॉरियर, टीपू काफी ज्यादा ब्रेव वॉरियर था एंड एबल जनरल था लाइक हिज फादर। ही वॉज ऑल्सो ईगर टू एक्सपैंड हिज किंगडम, और वो चाहता था कि वो भी अपने किंगडम को एक्सपैंड करे। एंड उसने अगेन क्या किया, स्टैब्लिश किया बहुत ही फ्रेंडली रिलेशनशिप को विद दी फ्रेंच टू सीक देयर हेल्प अगेंस्ट द ब्रिटिश, ताकि जो फ्रेंच है वो उनको हेल्प करे जो भी बैटल होगा अगेंस्ट द ब्रिटिश। नाउ द ब्रिटिश कुड नॉट टॉलरेट इट, जो ब्रिटिश है वो ये टॉलरेट नहीं कर पाए। एंड जो ब्रिटिश के गवर्नर जनरल थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने ट्रीटीज को साइन किया विद द निजाम्स ऑफ हैदराबाद एंड दी मराठास फॉर द सेफ्टी ऑफ द कंपनी टेरिटरीज। और उन्होंने क्या किया बच्चों, एक ट्रीटीज को साइन किया किसके साथ बच्चों, जो भी निजाम ऑफ हैदराबाद थे एंड जो मराठास थे उनके साथ इन ट्रीटीज को साइन किया गया ताकि वो अपनी कंपनी के टेरिटरीज को सेफ रख पाए। इन 1789 AD टीपू सुल्तान ने क्या किया, अटैक किया ट्रैवनकोर पे, राइट, जो कि एलाई था ब्रिटिश का। एंड टीपू चाहते थे कि वो स्टॉप करे एक्सपोर्ट को ऑफ द पेपर फ्रॉम द ट्रैवनकोर टू यूरोप। सो जो लॉर्ड कॉर्नवेल्स थे विद द हेल्प ऑफ द निजाम एंड द मराठास, उन्होंने अटैक किया टीपू सुल्तान पे इन 1790 AD एंड टीपू को डिफीट कर दिया गया एंड कंपेल कर दिया गया ताकि वो पीस को मेंटेन करे। द वॉर कम टू एन एंड बाय द ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम। एंड उनके टर्म्स कौन कौन से थे, सबसे पहला टर्म तो ये था कि
टीपू वॉज मेड टू सरेंडर हाफ ऑफ हिज टेरिटरीज। टीपू को क्या करना पड़ा, अपने जो टेरिटरीज है उसमें से आधा पोर्शन उनको देना पड़ा। एंड दीज वर डिवाइडेड अमंग द ब्रिटिश, निजाम एंड द मराठास। और उन टेरिटरीज को डिवाइड कर दिया गया किसके बीच में बच्चों, ब्रिटिश, निजाम और मराठास के बीच में। टीपू को फाइन पे करना पड़ा एंड ऑफर करना पड़ा 2 सन्स एज हॉस्टेजेस टू द इंग्लिश। और उसने अपने दोनों बेटे को एज अ हॉस्टेजेस किसको दे दिया बच्चों, ब्रिटिश को भी दे दिया। द वॉर ब्रोक द पावर ऑफ टीपू। इस वॉर की वजह से जितनी भी टीपू की पावर थी वो काफी ज्यादा ब्रेक हो चुकी थी। इट फर्मली स्टैब्लिश दी ब्रिटिश पोजीशन इन दी साउथ, जिसकी वजह से साउथ की तरफ हमें फर्मली ब्रिटिश की पोजीशन स्टैब्लिश होते हुए भी दिखी। नाउ कमिंग टू द फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर, जो कि लड़ा गया था 1798 till 1799 AD। सो टीपू ने अपने होप को गिव अप नहीं किया था। उसने फिर से क्या किया बच्चों, बिल्ड किया लार्ज आर्मी को। एंड उसने फ्रेंच को भी पूछा कि वो उनकी साइड ले ले। ही बिगेन टू रिक्रूट फ्रेंच सोल्जर्स। तो उसने फ्रेंच सोल्जर्स को रिक्रूट करना स्टार्ट कर दिया, अपॉइंट कर लिया फ्रेंच जनरल्स को टू ट्रेन हिज आर्मी। एट दिस टाइम जो लॉर्ड वेल्सली थे, द इंग्लिश गवर्नर जनरल, उन्होंने टीपू से पूछा कि वो अपने किसको बच्चों, सब्साइडरी को एक्सेप्ट करें। बट जो टीपू हैं उन्होंने रिफ्यूज कर दिया। सो द बैटल्स वर फॉट। उसके बाद बैटल्स लड़ी गई बिटवीन द टीपू एंड द इंग्लिश। सो टीपू को मार दिया गया वाइल फाइटिंग अगेंस्ट द ब्रिटिश एट श्रीरंगपट्टनम। सो एंडेड द लाइफ ऑफ वन ऑफ द इंडियाज मोस्ट वायलेंट सोल्जर्स। और इसी की तरह क्या हुआ बच्चों, इंडिया के जो सबसे ज्यादा वायलेंट सोल्जर्स थे उनकी लाइफ का एंड हो गया। एंड जो इस वॉर के रिजल्ट थे वो क्या क्या थे, द ब्रिटिश ऑक्यूपाइड अ लार्ज पार्ट ऑफ द स्टेट ऑफ मैसूर। ब्रिटिश ने बहुत ही बड़े पार्ट को ऑक्यूपाई कर लिया था मैसूर के। एंड जो आपकी रिमेनिंग टेरिटरीज थी इस किंगडम की, उसको फॉर्म किया गया था इनटू द स्टेट ऑफ मैसूर। एंड इट वाज पुट अंडर अ हिंदू प्रिंस ऑफ द ओल्ड वोडिया डायनेस्टी। उसके अलावा लाइक हैदराबाद, जो कि क्या है बच्चों, किंगडम है मैसूर का, उन्होंने एक्सेप्ट किया था किसको, सब्साइडरी अलायंस को। एंड जो टीपू की फैमिली थी उनको एक्साइड कर दिया गया था टू वेलोर। नाउ द फ्रेंच थ्रेट टू द ब्रिटिश इन इंडिया वाज कंप्लीटली ओवर। नाउ जो निज़ाम्स थे हैदराबाद के, उन्होंने काफ़ी अच्छे से अपने रिलेशनशिप को मेंटेन किया हुआ था ब्रिटिश के साथ। इन 1795 AD जैसे ही मराठास ने क्या किया, अटैक किया हैदराबाद पे, तो उन्होंने बोला कि जो इंग्लिश है वो लोग आए और उनकी हेल्प करें। बट जो जॉन थे, द इंग्लिश गवर्नर जनरल, उन्होंने इस अफेयर्स में इंटरफेयर करना ज़रूरी नहीं समझा। ही डिड नॉट गिव हेल्प टू द निज़ाम, और उन्होंने निज़ाम की हेल्प नहीं की। एज अ रिजल्ट हुआ क्या, मराठास ने डिफीट कर दिया था निज़ाम को एंड उनको कंपेल भी किया टू हिम केज टू अ लार्ज पार्ट ऑफ हिज सेटल टू देम। निज़ाम नाउ बिकम अ बिटर एनिमी ऑफ द इंग्लिश। और बच्चों जो निज़ाम है वो क्या बन गए, वो एनिमी बन गए थे ब्रिटिश के। एंड ही सॉट फ्रेंच हेल्प, एंड उन्होंने फ्रेंच की हेल्प ली और वो एग्री भी हुए टू कीप द फ्रेंच ऑफिसर एट हिज कोर्ट। बट नेक्स्ट ब्रिटिश गवर्नर जनरल, जिनका नाम था लॉर्ड वेस्ली, उन्होंने इम्प्रूव किया रिलेशनशिप को विद द निज़ाम्स एंड उन्होंने निज़ाम्स को अपनी साइड ले लिया। नाउ जो निज़ाम है उन्होंने एंटर किया सब्साइडरी अलायंस में विद द इंग्लिश। एंड उन्होंने जितने भी फ्रेंच ऑफिशियल्स थे उनको रिमूव कर दिया अपने कोर्ट से। उन्होंने एग्री किया कि वो मेंटेन करेंगे ब्रिटिश फोर्स को इन हिज किंगडम। एंड उन्होंने ये भी एग्री किया कि वो डिक्लेयर नहीं करेंगे वॉर को और पीस को बना के रखेंगे with any other power without the consent of British. Under Lord Wellesley, the Nizams was the first Indian ruler to accept subsidiary alliance, about which you will learn later. So the English company undertook the protect. English company ने क्या किया बच्चों, undertook किया और प्रोटेक्ट किया निज़ाम्स को फ्रॉम द इंटरनल डिसऑर्डर्स एंड एक्सटर्नल इन्वेजन्स। नाउ द स्टेट ऑफ हैदराबाद रिमेन्ड अंडर ब्रिटिश प्रोटेक्शन टिल 1947 AD। और इसी की तरह जो स्टेट था हैदराबाद का वो किसके अंडर रहा, वो ब्रिटिश प्रोटेक्शन के अंदर रहा। कब तक रहा, 1947 AD तक। सो इसी के साथ हमारे टॉपिक होता है यहाँ पे कंप्लीट। एंड जो भी रिमेनिंग टॉपिक्स है वी आर गोना कवर इन नेक्स्ट क्लास। आई होप आपको ये क्लास अच्छे से समझ आई होगी एंड आई होप कि आप इन टॉपिक्स को बार बार रिवाइज भी करेंगे। आई विल मीट यू इन नेक्स्ट क्लास विद योर नेक्स्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।